हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे अभी मैं रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को है ना ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। बोर्ड के जो पेपर्स हैं अकाउंटेंसी के, तो 12th अकाउंटेंसी के लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि ये जो तीनों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड को रिलेटेड चैप्टर्स है। एक दूसरे से मतलब है ना इनकी कॉन्सेप्ट्स मैच होते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम ये पहले इन्हीं को करते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चंस पे हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे मार्च 2014 का मैं आपके लिए है ना प्रॉब्लम लेकर आई हूँ, ओल्ड पेपर सम लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, मिसेस स्नेहल एंड मिसेस मिनल आर इक्वल पार्टनर्स है इन अ बिजनेस में एंड देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। और उसकी बैलेंस शीट इस तरीके से दी गई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 उनकी बैलेंस शीट दी गई, जिसमें ना लायबिलिटीज में है ना कैपिटल अकाउंट दिया है स्नेहल एंड मिनल का 80,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 46,000 एंड 20,000 का। एंड एसेट्स में है ना यहाँ पर प्रीमाइसेस दिया है, इन्वेस्टमेंट्स दिया है। तो प्रीमाइसेस का 20,500 एंड इन्वेस्टमेंट्स का 10,500। देन इक्विपमेंट्स दिया है 5,000 एंड बिल्स रिसीवेबल्स का दिया हुआ है 18,000 एंड डेटर्स में 1,10,000 एंड लेस आरडीडी दिया 11,000। तो आउटर कॉलम में अमाउंट है वो 99,000 हुआ एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 38,000। तो यहाँ पर आपको बोला है कि दे अग्रीड टू एडमिट मिसेस कोमल को उन्होंने बिजनेस में एडमिशन देने के लिए वो तैयार हो गए। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2013 को उसको एंट्री देने के लिए तैयार हो गए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशंस रखे, क्या टर्म्स रखे हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स है उसमें बोला है कि कोमल शुड ब्रिंग, कोमल को है ना लाना होगा 50,000 रुपया। अगर उसको है ना फ्यूचर प्रॉफिट शेयर, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें अगर उसको हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट शेयर चाहिए है, और ऑब्वियसली कोई भी कैपिटल लाएगा तो प्रॉफिट शेयर तो चाहिए होगा, तो उसको 50,000 लाना होगा, जिसके लिए उसको 1/4 का है ना फ्यूचर प्रॉफिट उसको रिसीव होगा। तो फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट में उसे कितना 50,000 का कैपिटल लाना होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म्स ऑफ ₹40,000। तो 40,000 का है ना गुडविल जो है, गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स। तो यहाँ पर है ना जब भी गुडविल इज टू बी रेज्ड है तो इसकी 2 एंट्री आपको पास करनी है। तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको है ना इसको कैलकुलेट करना होगा, मतलब कैसे इनकी 2 जर्नल एंट्री किस तरीके से आपको लेजर्स में पोस्टिंग करनी होगी। तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोला जाता है तो एक तो है ना नई बैलेंस शीट जो बनती है उसमें 40,000 आपको गुडविल दिखाना होगा, और फिर है ना इस गुडविल को आपको है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। नाउ थर्ड, यहाँ पे आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो आपको है ना 1,10,000 पे 5% कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैलकुलेट करने के बाद हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे है ना जो डिफरेंस है ना वो डिक्रीज होने वाला है। जो पहले का आरडीडी दिया और नया आरडीडी उससे कम होगा, तो वो डिफरेंस हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना होगा। तो कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देन प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड एट 30,000। प्रीमाइसेस का प्रीवियस वैल्यू आपको देखना होगा, नोटिस में करना होगा कि भाई 20,500 दिया है और अभी है ना नया अमाउंट प्रीमाइसेस का दिया है 30,000। तो इसका डिफरेंस हमको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा, क्योंकि एसेट्स में इंक्रीज होना मतलब बिजनेस में फायदा। एंड इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली। तो इक्विपमेंट्स जो 5,000 दिखाई दे रहा है हमको बैलेंस शीट में 5,000 इक्विपमेंट्स, वो फुल्ली है ना रिटर्न ऑफ करने बोल दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में हमको इसको बताना होगा कि है ना वो राइट ऑफ कर दिया है, मतलब वो लॉस हो गया ना, एसेट्स डिक्रीज हो गया। तो पूरा का पूरा 5,000 का हमको है ना लॉस हो गया, वो बताना होगा। एंड देन है ना 5 तारीख 5th जो एडजस्टमेंट है, जो टर्म है वो है क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। तो क्रेडिटर्स पे है ना 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट मतलब बेनिफिट हो गया। क्रेडिटर्स जब डिस्काउंट देते हैं तो बेनिफिट हो गया, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। एंड दे आर पेड ऑफ फुल्ली इमीडिएटली। तो उनका पेमेंट हमको दिखाना होगा, मतलब बैंक बैलेंस में से हम माइनस करेंगे जो क्रेडिटर्स का जो 46,000 दिखाई दे रहा है, 46,000 माइनस 1,000 करने के बाद में 45,000 का डिक्रीज हमको
दिखाना होगा। तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये सब अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बड़े सिस्टमेटिकली, वेरी डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेरे साथ साथ अब जब आप रिविजन करते जाओगे तो आपको है ना कभी भी आप एडमिशन के सम्स को कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है। और यहाँ पे ये जो गुडविल को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनको भी हम है ना स्ट्रेटेजीज उसकी भी हम बनाएंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ जब पूरे एडमिशन्स के जो सम्स हो जाएंगे सारे के सारे जो मुझे रिवीजन लेनी है आप लोगों की, उसके बाद में मैं आप लोगों को है ना पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड करके मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। यहाँ पे हमको प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपको है ना ये सब मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट आप मेरे को है ना पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन वीडियो आपको देखना जरूरी है क्योंकि मैं डीपली हर एक चीज बताती हूँ। आप अननेसेसरी के जो मैंने है ना वीडियो में एक्सप्लेन की है वो भी पूछेंगे तो दैट इज नॉट फेयर ना, बिकॉज मुझे हर एक चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो आपको केयरफुली देखना है, ऑब्जर्व करना है, सम को सॉल्व करना है। तो मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम लोग है ना ये सम है ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ओल्ड बैलेंसेस दिए हुए हैं लायबिलिटीज के एंड एसेट्स के, ये हम नोट डाउन कर लेंगे। तो कैपिटल्स जो दिया है स्नेहल एंड मीनल का वो हम लिख लेंगे 80,000 एंड 45,000। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना के रेडी रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज मतलब आपका कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे। तो स्नेहल के इसमें स्नेहल के यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 क्योंकि इसने 80,000 इसका आएगा, और मीनल के यहाँ पर आएगा 45,000 का कैपिटल। तो 45,000 हम है ना रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर। फिर बाद में कोमल का जो भी आएगा तब, क्योंकि ये तो इसका कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने डैश कर दिया। फिर जो नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पर क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स 46,000 का दिया है। तो ये तो है ना हमको क्या करना है, इसको तो एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर बोला है कि अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड पेड ऑफ इमीडिएटली। तो ये इमीडिएटली पेड ऑफ हो जाने वाला है, इसीलिए ये तो यहाँ से निकल जाने वाला है, राइट। तो ये है ना एडजस्टमेंट, हमको पता है इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको हम लीव कर देते हैं यहाँ पे कि भाई ये 46,000 का हम इसका एडजस्टमेंट इमीडिएटली, या तो आप इमीडिएटली एडजस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको भूलने की हैबिट नहीं है तो फिर है ना इमीडिएटली कर दो, नहीं तो फिर बाद में भी आप है ना जब भी ये अमाउंट आएगा तब आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया है जनरल रिजर्व, तो 20,000 का जनरल रिजर्व जो दिया है वो 20,000 का हमको है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ये ओल्ड रेशियो में और पुराने वाले पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो फिर यहाँ पर हम ये बाय जनरल रिजर्व कर पार्टनर्स कैपिटल इनको ये है ना मिल जाएगा, क्योंकि पुराना इन्होंने रिजर्व किया है। तो अभी ये नए पार्टनर के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं इसको, नई पार्टनर कोमल एडमिट हो रही है उसके लिए नहीं छोड़ेंगे, ये अपना दोनों आपस में बांट लेंगे पुराने रेशियो में। तो जनरल रिजर्व है ये पुराने ओल्ड रेशियो में ये बट जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो ये जो अमाउंट है वो 20,000 का है, तो जनरल रिजर्व इन शॉर्ट हम लिखेंगे जनरल रिजर्व इज इक्वल्स टू 20,000 अपॉन, आप 2 कर लेंगे, दोनों में इक्वली बटेगा ना तो 2 भाग होंगे इसके, तो मतलब 10,000 दोनों को भी मिल जाएगा। किसको, जो स्नेहल है एंड मीनल है, क्योंकि इनको ओल्ड रेशियो में मिलना है ये। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, क्रेडिटर्स का अगर हमको क्लियर करना है तो इमीडिएटली हम क्रेडिटर्स का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बना के रखा है, और इसमें क्या बोला 1,000 का डिस्काउंट, तो ये भी हम कर लेते हैं। इससे पहले कि आप इस क्रेडिटर्स को भूल जाओ, तो ये 46,000 का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा कि 1,000 का डिस्काउंट, तो 46,000 जो क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू 46,000 है, उसमें से माइनस डिस्काउंट होगा -1,000 डिस्काउंट ये डिस्काउंट है, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ये वाला अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इन शॉर्ट मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाएगा। फिर 45,000 का पेड ऑफ करने के लिए बोला, तो ये पेड ऑफ करना है, तो मतलब इसका पेमेंट पेड, तो ये पेड का हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने सारे अमाउंट लिखे नहीं है, तो जस्ट ये वाला जो डिस्काउंट का है ये हम एडजस्टमेंट यहाँ पर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जो होता है वो गेन एंड प्रॉफिट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हम बाय, क्योंकि क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, इसलिए बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके हम ब्रैकेट में, फिर है ना आप डिस्काउंट करके लिख सकते हो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में आपके नॉलेज के लिए आप लिख लीजिए डिस्काउंट। ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट आपने लिखा है किसके लिए लिखा है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्रेडिटर से 1000 का, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में हम मूव करेंगे एसेट्स के यहाँ। तो यहाँ पर एसेट्स के यहाँ पे प्रीमाइसेस दिया 20,500 और प्रीमाइसेस का यहाँ पे बोला है एडजस्टमेंट, देखो 30,000 की इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो यहाँ पर है ना, प्रीमाइसेस का बोला है कि 30,000 का रीवैल्यूड, और ये वैल्यू है ना 30,000 पहुंच गई है, टू बी वैल्यूड एट 30,000। तो ये 30,000 हमको लिखना होगा प्लस ये प्रीमाइसेस। तो आप क्या करो, सारे के सारे एसेट्स के पहले इनर कॉलम में जिस पे एडजस्टमेंट है, तो प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है तो इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिख लेंगे 20,500 के अमाउंट को। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रीमाइसेस और मैंने 2 कॉलम बनाए अमाउंट के, तो यहाँ पर हम इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे 20,500 जो बैलेंस शीट का ओल्ड अमाउंट दिया हुआ है। 1 लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे इन्वेस्टमेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट पर कोई इंक्रीज है डिक्रीज है क्या, तो कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। यहाँ प्रीमाइसेस में तो इंक्रीज वाली बात है लेकिन यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 10,500 हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 10,500 हम आउटर कॉलम में डायरेक्टली प्रेजेंट कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है इक्विपमेंट्स को लेकर। तो इक्विपमेंट्स को पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे अभी हमको है ना 5,000 आप चाहिए तो इनर कॉलम में लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसको फुल्ली राइट ऑफ करने बोला, रिटर्न ऑफ, फुल्ली रिटर्न ऑफ, इक्विपमेंट्स टू बी फुल्ली रिटर्न ऑफ बोला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फुल्ली रिटर्न ऑफ नहीं होता है। तो आपको एक जस्ट हैबिट होने के लिए अगर आपको लिखना है तो बैलेंस शीट में पहले लिख लो, फिर बैलेंस शीट से आपको पूरा माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो इस इन्वेस्टमेंट को आप क्या करो डायरेक्टली ये राइट ऑफ करने, यहाँ पे स्टेटमेंट में है ना इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है, मतलब बैलेंस शीट में कुछ भी अपीयर नहीं होगा। तो अब ये पूरा का पूरा राइट ऑफ करना मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। ये है ना मीनल और स्नेहल को लॉस हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो या लॉस जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर हमें ना डेबिट साइड में 2 इक्विपमेंट्स लिखेंगे, 2 इक्विपमेंट्स, तो 2 इक्विपमेंट्स अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप लिख लो राइट ऑफ, W/OFF लिख रही हूँ मैं, राइट ऑफ हो गया है इसीलिए डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट्स जब है ना डिक्रीज होता है तो लॉस हुआ, एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो एक तरीके से लॉस, तो हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि भी बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल को एज इट इज हमको 18,000 को आउटर कॉलम में लिख लेना है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हम बिल्स रिसीवेबल को बिल्स रिसीवेबल 18,000 आउटर कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वो है डेटर्स, तो डेटर्स को हम इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखेंगे, 1,10,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर आरडीडी का तो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद में हमको सेटअप करना है, तो आरडीडी ये एज इट इज नहीं लिखना है, खाली 1,10,000 इनर कॉलम में लिख के रख लेंगे। जब एडजस्टमेंट सारे सॉल्व करेंगे तब फिर वहां पर हम आएंगे। तो यहाँ पे डेटर्स 1,10,000, तो यहाँ पर हम एसेट्स के अंडर में 1,10,000 और 1 लाइन लीव कर देते हैं क्योंकि आरडीडी का एडजस्टमेंट इस पे होना ही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है वो दिया है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस कितना है 38,000 बैंक बैलेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे। बैंक बैलेंस को मतलब बैलेंस करके वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ओनली बैंक करके हम लिख लेंगे क्योंकि वो तो इसमें
बैलेंस वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, चलता है, बैंक खाली लिखेंगे। तो बैंक का अमाउंट जो है वो हमें ना यहाँ पे हमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है हम यहीं पे ब्रैकेट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 38,000 में लिख के रखते हैं। फिर जो पेमेंट करना है और जो है ना नए पार्टनर से रिसीव होने वाला है तो वो सब ऐड। तो पेमेंट किसका करना है हमको, क्रेडिटर्स का। और क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करना है, तो पेमेंट 45,000 का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स का 45,000 का पेमेंट करता है। तो ये वाला हम अभी यहाँ पे है ना माइनस करके 38,000 माइनस यहाँ पे 45,000 लिख देते हैं। अभी और इस पे एडजस्टमेंट आना है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अभी हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले बोला कि भाई कोमल शुड ब्रिंग 50,000। तो ये कोमल शुड ब्रिंग 50,000 का मतलब क्या हुआ कि भाई बैंक में उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाने वाला है। इसका मतलब ये जो बैंक का बैलेंस है 38,000, इसमें ना 50,000 और जोड़ लेना है हम लोगों को, क्योंकि कोमल लेके आएगी एज हर कैपिटल, उसके कैपिटल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है, मैं आपको जर्नल एंट्री भी जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये यहाँ पे जो कोमल ये लेके आने वाली है, फंड लेके आने वाली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करके टू कैपिटल अकाउंट, इस हिसाब से हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे ये पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा अभी थर्ड हमें ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, कोमल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है 50,000, ये कहाँ कहाँ हमको दिखाना होगा, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 50,000 का, प्लस कोमल के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके हमें ना लिखने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि हमको बैंक अकाउंट लेजर अकाउंट बनाने नहीं बोला है सेपरेटली, तो हम क्यों बनाए, तो यहाँ पर हम बाय बैंक अकाउंट करके लिख लेंगे। और जो पैसा है वो कोमल के खाते के यहाँ पे हमको दिखाना है कि भाई कोमल का कैपिटल जो है कोमल का वो 50,000 का, तो यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। एंड इसका जो है ना सेकेंड इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पर हमें ना -40,000 प्लस ये जो 50,000 हम प्लस करेंगे। फिर अगर और कुछ एडजस्टमेंट होगा तो हम देखेंगे बैंक पे कुछ है क्या, हालांकि है नहीं, पर उसको लास्ट में क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बोला है कि गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर ₹40,000। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो आप लोगों को याद रखना है कि गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब आपको क्या करना है, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें गुडविल 40,000 दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो है गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है जो मतलब हमको एडजस्टमेंट में आप लोगों को बता रही हूँ कि गुडविल टू बी, इस तरीके का जब स्टेटमेंट आएगा, टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ द फर्म फॉर ₹40,000। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जब आता है आपको, तो ये गुडविल को आपको दो प्लेसेस पे, मतलब आपको इसको किस तरीके से दिखाना होगा, इसका एक तो जो एडजस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है वो होगा कि भाई ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है उसको आपको जो जर्नल एंट्री एक तो बनती है कि ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो इसके दो एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब दो तरीके से इसको करना है कि एक तो आपको क्या करना है, इसको गुडविल अकाउंट। और ये कब होता है, कब ये आता है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, जब नया पार्टनर नहीं लाता, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill in कैश। तो वो रोकड़ा में जब नहीं लाता है, वो कैश नहीं लाता है नया पार्टनर, तो उस केस में क्या किया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, पहले तो गुडविल अकाउंट टू, ये है ना जो गुडविल है वो जो पार्टनर्स है पुराने वाले ओल्ड पार्टनर्स, तो मतलब यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे टू स्नेहल्स, और यहाँ पर स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल का अमाउंट है 40,000 का, टू मीनल्स कैपिटल अकाउंट,
और दोनों को आधा आधा जाएगा, क्योंकि इनके ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो, इन पे जो रेशियो यूज होता है इसमें, वो रेशियो ओल्ड रेशियो यूज होगा। तो इन दोनों को 50-50 जाएगा, मतलब 20,000 एंड 20,000, इस तरीके से 20-20 जाएगा। और फिर इसको आपको क्या करना है, ये जो 20-20 है ये आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल कर कर दिखा देना है। बाय गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितना, तो 20,000 एंड 20,000, इस तरीके से ये इनको इसका बेनिफिट मतलब मिल जाता है। जब है ना पुराना पार्टनर, जब नया पार्टनर नहीं लेके आता है गुडविल का हिस्सा, अपने गुडविल का हिस्सा, तो जब गुडविल रेज्ड होता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो इनके कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 20-20 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डैश। न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो जो सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, इट शुड बी प्रेजेंटेड, मतलब ये है ना गुडविल, ये कंडीशन में क्या होता है कि गुडविल विल अपीयर मतलब दिखाई देगा। तो कहाँ दिखाई देगा, इन द न्यू बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर गुडविल का भी अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल, और जो अमाउंट 40,000 का आउटर कॉलम में, इस तरीके से हमको दिखा देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है कि आरडीडी टू बी मेंटेन, तो आरडीडी 5% मेंटेन करना ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट क्या है, ग्रॉस डेटर्स क्या है यहाँ पर, तो ग्रॉस डेटर्स, तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट डेटर्स का हमको पता है, ग्रॉस डेटर्स इज इक्वल्स टू 1,10,000 है, ठीक है। फिर आपको 5% इस पे आरडीडी मेंटेन करना पड़ा, तो 5% आरडीडी, ये रिवाइज्ड आरडीडी बोल सकते हैं आप इसको, ये रिवाइज्ड हो गया ना, वैल्यू नया वैल्यू बता दिया। तो ये 1,10,000 का 5% कितना होता है, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है आपको। तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसल, तो 5,500 है ना रिवाइज्ड आरडीडी हुआ। तो अब है ना कितना आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी कितना है, तो ओल्ड आरडीडी यहाँ पर जो है वो 11,000 का था, जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट में जो आरडीडी दिखाई दे रहा है वो 11,000 का है, और है ना रिवाइज्ड आरडीडी, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये रिवाइज्ड आरडीडी 5% कैलकुलेट करने बोला, तो 5% हमें ना ग्रॉस डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो 5% 5,500 आया, और है ना ओल्ड आरडीडी 11,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक तरीके से आप बताइए बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ। अरे भाई यहाँ पे बेनिफिट होता है एक तरीके से, ये 5,500 मतलब है ना एक तरीके से बेड डेप्थ नहीं क्रिएट होगा इसका, एक हम बोलते हैं ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ्स के हिसाब से रखा जाता है। तो ये जब भी ओल्ड आरडीडी मोर रहता है, जब ओल्ड आरडीडी इज मोर, व्हेन ओल्ड आरडीडी इज मोर, ओल्ड आरडीडी इज मोर देन रिवाइज्ड आरडीडी, तो ये वाला जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड, इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये हमको क्रेडिट साइड में 5,500 दिखाना है। तो यहाँ पर अभी हम क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम बाय, जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है, बाय आरडीडी अकाउंट 5,500 यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट आया, प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड एट 30,000, तो 30,000 प्रीमाइसेस का हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स को ऑलरेडी हम है ना नील कर चुके, मतलब उसका हम ऑलरेडी 5,000 लिख चुके, और है ना बैलेंस शीट पे हमने दिखाया भी नहीं। 30,000 हम प्रीमाइसेस का लिख लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट नया अमाउंट है, मतलब ये एक तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट लेते हैं, इसको रीवैल्यूड अमाउंट भी बोला जाता है, नया रिवाइज किया गया। तो यहाँ पे 30,000 आउटर कॉलम में 30,000 आएगा। फिर व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, मतलब आप देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस में इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, प्रीमाइसेस की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन।
तो ये एप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से आएगा, तो 30,000 एंड 20,500 का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर 6th में आपको बता देती हूँ, बेटर रहेगा कि इंक्रीज इन प्रीमाइसेस, इंक्रीज जिसे हम एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एप्रिसिएशन जिसे हम एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा, 30,000 माइनस 20,500 होगा, तो यहाँ पर 9,500 का एप्रिसिएशन है। तो ये फ़ायदा है, तो ये एप्रिसिएशन का अमाउंट किधर दिखाई देगा, एक तो यहाँ पे ऐड करके वैल्यू, और दूसरा है ना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड जो होता है नॉमिनल अकाउंट का वो गेन्स एंड प्रॉफिट्स के लिए होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में ये 9,500 दिखाएंगे, और यहाँ पर बैलेंस शीट में एप्रिसिएशन के यहाँ पे भी 9,500 इस तरीके से हमको बताना होगा। यहाँ पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी हम इसको लिख देंगे बाय प्रीमाइसेस करके, बाय प्रीमाइसेस अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जब इंक्रीज हो रहा है प्रीमाइसेस में तो मतलब हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, जब आरडीडी डिक्रीज होता है मतलब ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है, इसका मीनिंग डिक्रीज होता है, तो 5,500 वो डिफरेंस है, ये डिक्रीज हुई ना, कम हो गई, 5,500 से कम हो गया आरडीडी का, तो वो 5,500 यहाँ पे आ गया डिफरेंस, एंड प्रीमाइसेस का 9,500 इंक्रीज हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट्स लिखना है। फिर लास्ट जो है क्रेडिटर्स को लेकर, वो ऑलरेडी हमें ना डिस्काउंट रिकॉर्ड कर चुके हैं, अभी ये पेड ऑफ इमीडिएटली वाला हमको है ना माइनस वाला भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो जो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स हमको बताने हैं, करने हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स तो हम है ना एडजस्ट कर चुके, यहाँ पर हम सबके इफेक्ट हम दिखा चुके हैं। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले बैंक का बैलेंस हम निकाल लेते कि 38,000 पहले से था, फिर है ना 50,000 और आया, तो कितना हो गया 88,000। 88,000 में से 45,000 का पेमेंट कर दिया, 88,000 में से जो आपको चाहिए, अगर आपको वहाँ नहीं जमता है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, तो आप क्या करो इस तरीके से 38,000 प्लस 50,000, तो 88,000 बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस हो गया, टोटल बैंक बैलेंस, उसमें से माइनस करो 45,000, तो हो जाएगा 43,000 का आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो ये पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू, ये क्रेडिटर्स को पे कर दिया नेट वैल्यू। तो यहाँ पर जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 43,000 का अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43,000, इस तरीके से हमको लिख लेना है। उसके बाद में सारे के सारे अभी एडजस्टमेंट्स हो गए। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या क्लोज करना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखेंगे हम कौन सा साइड मोर है, तो आप देख रहे हो अमाउंट यहाँ पे 9,000, 10,000 एंड 15,000, 16,000, तो आपका जो क्रेडिट साइड है वो मोर है, इसका मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट साइड मोर मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे एंड लिखेंगे 16,000 टोटल आता है। सेम आपको डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पे लिखना है 16,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 16,000 माइनस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा 11,000। अब ये किसको रिसीव होगा, तो ये भाई पुराने पार्टनर्स को ही खाली मिलेगा, ये न्यू पार्टनर को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट, या रीवैल्यूएशन भी जिसे बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो किसके कैपिटल में जाएगा, तो ये यहाँ पर स्नेहल एंड मीनल के कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा। और उनका रेशियो क्या है, वो लोग तो इक्वल के पार्टनर्स है, तो 1:1 का रेशियो है, 1:1 का। तो 11,000 को, ये आपका जो है अमाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये अमाउंट कहाँ से आया, तो ये अमाउंट है ना 16,000 माइनस 5,000 किया तो 11,000, और ये क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट साइड मोर मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो ये प्रॉफिट, तो इसको जब 11,000 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5,500 एंड 5,500, तो ये जो प्रॉफिट है स्नेहल को भी 5,500 एंड मीनल को भी 5,500। फिर इसको आपको कहाँ पे दिखाना है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से आपको दिखा देना है। तो अमाउंट आपको कितना दिखाना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाउंट 5,500, 5,500। जस्ट लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ, वन बॉक्स थोड़ा कम हो गया एक तरीके से। एक बात है कि आपको है ना पार्टनर्स कैपिटल, अभी है ना आपके जो बोर्ड के आंसर शीट्स आते हैं वो ब्रॉड आती है, तो आपको है ना डबल पेज पे नहीं लेना है, ठीक है। डबल पेज पर ना लेकर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मार्जिन आपको लगे तो आप थोड़ा मार्जिन तक एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको स्पेस काफी कम लगता है तो थोड़ा मार्जिन तक, थोड़ा स्पेस तो छोड़ देना है मार्जिन का, ताकि जो है ना पेपर करेक्शन करेंगे एग्जामिनर तो उनको है ना मार्क्स ये करने के लिए मिल जाए कि भाई मार्क्स वो जब आपके देंगे एलोकेट करेंगे तो उनको इजीली मार्क्स देने मिल जाए। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है सारा का सारा, क्रेडिट साइड में अमाउंट है, डेबिट में तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे कोमल का 50,000 वीकली हो गया। 45 प्लस 10 कितना होता है, 55, 55 एंड 20 75, 75 एंड 5 5,500 कितना हो गया, 80,500। तो 80,500 यहाँ पे आएगा। फिर 80,000 प्लस 10,000 90, 90 प्लस 20 कितना होगा, 1,10,000 एंड 5,500 कितना हो गया, 1,15,500। तो यहाँ पर 1,15,500। फिर यहाँ पर 1,15,500 स्नेहल का, सेम आपको पहले लिख लेना 80,500 एंड 50,000। एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर्स होंगे यहाँ पे आपके सारे, यहाँ पे कोमल का 50,000 का बैलेंस, मीनल का 80,000, ये कहाँ पे जाने वाला है ये बैलेंसिंग फिगर, ये जाएगा बैलेंस शीट में 1,15,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस, इसको कैरी डाउन लिखेंगे और इसको हम है ना बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर देंगे। बैलेंस शीट में ये कैपिटल बैलेंसेस हमको दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, हेडिंग दे देंगे भाई कैपिटल अकाउंट्स। आई होप आपको इजी लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा सम। यहाँ पर अभी स्नेहल तो 1,15,500, फिर मीनल, तो मीनल का आएगा 80,500 और फिर कोमल, कोमल का 50,000। फिर इन सबका टोटल कर लेना है। तो इन सबका टोटल करेंगे तो 0 0 एंड 5 प्लस 5 10 0 कैरी ओवर 1 6 हुआ 16 6 हुआ, फिर 9 9 एंड 5 14 4 कैरी ओवर 1, तो 2,46,000। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी चेक करना है कि भाई आपका जो बैलेंस शीट में है, तो बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों भी क्या है, सेम होना चाहिए, राइट। तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए इसकी, मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट की गड़बड़ हो गई है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब आप टोटल करना है, देखना है कि यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे डेटर्स में से हमने देखो माइनस नहीं किया, अभी पता चल रहा है मैंने डेटर्स में से माइनस नहीं किया, तो ये ऐसे तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। हमने स्पेस लीव की थी तभी पता चला कि भाई यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे माइनस RDD, यहाँ पर 5,500। तो आउटर में जो अमाउंट जाएगा, क्योंकि 10,000 में से 5,500 गया तो 4,500 एंड 0 1,04,500। तो अभी इनको समअप करेंगे, हम समअप करेंगे तो आपको देखना है पहले, अभी इसी को समअप करो। ये सेट तो आपका 2,46,000 है, तो यहाँ पर 0 फिर 0 देन 5 प्लस 5 10 0 कैरी ओवर 1 हुआ, तो 1 प्लस 8 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 3 16, तो 16 का 6 कैरी ओवर 1
1 + 3 4, 4 + 1 5 6 7, 7 + 4 कितना होता है 11, यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा 0 आएगा सॉरी, 7 + 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 4 14, तो 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, तो 2,46,000 इस तरीके से टोटल आपको लेना है। केयरफुली ध्यान रखना है कि लैक्स पे जो वैल्यू है थोड़ा सा कभी कभी क्या है कि ये जो स्पेस आप लोगों को स्पेस आगे तक एक्सटेंड कर लेना है। थोड़ा स्पेस अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा लिखते हैं तो फिर टोटलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए केयरफुली टोटलिंग करना है। तो यहाँ पे 2,46,000, तो इस तरीके से बैलेंस शीट टैली होगी, इसका मतलब हमारा सम भी एकदम अच्छे से हो गया है। तो आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इस सम को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है। Thank you very much. God bless you all, dear students.